चलिए, हम लोग कल पढ़े थे, अगला चैप्टर स्टार्ट किए थे जय अणु। कल चैप्टर कौन स्टार्ट किए थे? जय अणु बायोमोलिकुल। उसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़े थे। अब आगे पढ़ेंगे, देखिएगा क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। हम लोग कल पढ़े थे एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण पढ़े थे। एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखे, यह उदासीन क्यों होता है। एमिनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार से क्या समझते हैं। ज्विटर आयन पढ़े थे। आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल पढ़े थे। फिर पढ़े थे प्रोटीन किसे कहते हैं और प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। फिर पढ़े थे पेप्टाइड अवंध किसे कहते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़े थे। रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन। प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़े थे, जैसे अंडे का जमना, दही का जमना। मतलब कल लास्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़े थे, प्रोटीन का विकृतीकरण, जिसका एग्जाम्पल था अंडे का जमना और दही का जमना। अंडे का जमना और क्या, दही का जमना। ठीक है, अब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का अगला टॉपिक है प्रोटीन का संरचना। प्रोटीन का क्या बाबू? संरचना। किसका संरचना? प्रोटीन का संरचना। तो प्रोटीन का संरचना चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? प्रोटीन का संरचना कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। प्रोटीन का संरचना कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला क्या है? प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ। चलिए पहले प्राथमिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले, कल तुम लोग को बताए थे कि प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक पेप्टाइड आबंध होता है। पेप्टाइड आबंध क्या होता है कल बताए थे। एमाइड आबंध को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। एमाइड आबंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंध कहते हैं। देखिए, पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत अधिक पेप्टाइड आबंध। पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना क्या होता है। तो प्राथमिक संरचना प्रोटीन का यह बताता है कि इसमें जो एमिनो अम्ल का संरचना होगा वो क्या होगा। तो सीधे लिखा गया है, इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना मतलब प्राथमिक संरचना रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय होता है। द्वितीयक संरचना, हाइड्रोजन आबंध के कारण यह संरचना होता है। द्वितीयक संरचना किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंध के कारण द्वितीयक संरचना होता है। और द्वितीयक संरचना कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन है? द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लीटेड शीट। तो चलिए पहले इसी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, अल्फा हेलिक्स संरचना, कौन संरचना? अल्फा हेलिक्स संरचना। इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना में क्या होता है, मतलब रिंग संरचना बनाता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना में कुंडलित होता है, मतलब रिंग संरचना बनाता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रथम कुंडली में, प्रथम कुंडली के CO और द्वितीय कुंडली के NH समूह के बीच लगता है। ये जो हाइड्रोजन आबंध है वो प्रथम कुंडली के CO और द्वितीय कुंडली के NH समूह के बीच लगता है। फिर से देखिए आप, इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना बनाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन आबंध प्रथम कुंडल के CO और द्वितीय कुंडल के NH समूह के बीच होता है। और द्वितीयक संरचना, हेलिक्स संरचना का एग्जाम्पल ऊन और बाल का प्रोटीन।
इसमें कौन संरचना होता है? अल्फा हेलिक्स संरचना। अब देखो एक और था बीटा प्लीटेड सीट। बीटा प्लीटेड संरचना, दो पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण आपस में क्या होती हैं? तो बीटा प्लीटेड संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार शुरू से हम लोग देखते हैं फिर से। प्रोटीन का संरचना कितने प्रकार का होता है? 4। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। प्राथमिक देखो, इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना क्या होता है? मतलब प्राथमिक संरचना एकदम सीधा होता है, रेखीय होता है। द्वितीयक संरचना, हाइड्रोजन आबंध, यह द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लीटेड संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना में कुंडलित हो जाता है या रिंग संरचना बनाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन आबंध प्रथम कुंडल के CO और द्वितीय कुंडल के NH समूह के बीच होता है। एग्जाम्पल क्या है? ऊन और बाल प्रोटीन। बीटा प्लीटेड संरचना, जब 2 पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण आपस में जुड़ती है तो बीटा प्लीटेड संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तृतीयक संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड के, तृतीयक संरचना यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को क्या करता है? यह पॉलीपेप्टाइड का जो रिंग होता है ना, उसको पूरा दिखाता है। ठीक है, इसमें 2 आकृतियां रेशेदार और गोलिकाकार बनती हैं जो दुर्बल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, इसमें पॉलीपेप्टाइड, यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को दिखाता है। इसमें 2 आकृतियां रेशेदार और गोलिकाकार बनती हैं जो दुर्बल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। चतुष्क संरचना, बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन के मिलने से चतुष्क संरचना बनता है। बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन के मिलने से, बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन के मिलने से चतुष्क संरचना बनता है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा गया? हेमोग्लोबिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा एक एक करके बताइए तो आप लोग बोलिए। बोलिए, प्रोटीन की संरचना कितनी होती है? 4 होती है। बताइए, पहला प्राथमिक संरचना। इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना रेखीय होता है। चलिए द्वितीयक संरचना बताएं। यह हाइड्रोजन आबंध के कारण बनता है। यह कितने प्रकार का होता है? बोलिए। बीटा प्लेटेड संरचना। बोलिए, अल्फा हेलिक्स संरचना के बारे में बताइए। हो जाता है। CO, ठीक है, के बीच होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना में कुंडलित हो जाता है। हाइड्रोजन आबंध प्रथम कुंडल के CO और द्वितीय कुंडल के NH समूह के बीच होता है। बीटा प्लेटेड संरचना बताइए। 2 पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण जुड़ती हैं तो बीटा प्लेटेड संरचना का निर्माण होता है। बोलिए, तृतीयक संरचना। यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को दिखाता है। इसमें 2 आकृतियां रेशेदार और गोलिकाकार बनती हैं जो दुर्बल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। चतुष्क संरचना।
बहुत अधिक तृतीयक संरचना आपस में मिलकर, बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन आपस में मिलकर चतुष्क संरचना का निर्माण करते हैं। इसका थोड़ा हम लोग फिगर देख देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ का। देखिए प्राथमिक ऐसे होता है, देखेंगे बाबू, ये प्राथमिक संरचना है, एकदम सीधा है, मतलब रैखिक है। ये कैसा संरचना है? प्राथमिक। ये द्वितीयक है, देखिए बाबू, यह प्राथमिक संरचना है सीधा, यह द्वितीयक संरचना है। कैसा संरचना है बाबू? द्वितीयक संरचना है। ये तृतीयक है। देखो बाबू, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, और ये क्या है? तृतीयक संरचना। ये कौन संरचना है? तृतीयक संरचना। चतुष्क संरचना अभी अभी डिफिनीशन पढ़े हो, बहुत अधिक तृतीयक मिलकर चतुष्क बनाता है। तो देखो ये रहा तृतीयक, ये क्या रहा? तृतीयक। अब इसी में और भी तृतीयक बना देंगे, जैसे देखो तो ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये क्या? तृतीयक। बहुत अधिक तृतीयक बनाएंगे, गाजुर माजुर हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? चतुष्क संरचना। क्या बोलेंगे? चतुष्क संरचना। तो प्रोटीन का कितने प्रकार का संरचना होता है? 4, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और क्या? चतुष्क। क्लियर है? बात समझ में आया? आगे बढ़े तो चलिए, प्रोटीन का संरचना हो गया। एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कि प्रोटीन के संरचना का वर्णन करें, सीधे यही कितना नंबर का आ जाएगा? 5 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोटीन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है? विटामिन। देखिए विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य का रखरखाव करता है और हमें बीमारी से क्या करता है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करता है और हमें बीमारी से क्या करता है? विटामिन कौन कौन होते हैं? ए बी सी डी ई के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वसा विलेय विटामिन, दूसरा जल विलेय विटामिन। वसा मतलब होता है तेल, वसा विलेय विटामिन वह विटामिन जो वसा और तेल में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में घुलनशील, वह विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। यह लीवर में क्या होता है? संचित, और मूत्र द्वारा क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होता है। यह लीवर में इकट्ठा होता है लेकिन मूत्र के सहारे उत्सर्जित मतलब बाहर नहीं निकलता है। कौन कौन विटामिन है जो वसा विलेय हैं? ए डी ई के। यहाँ देखो जल विलेय विटामिन, वह विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये विटामिन जल में घुलेंगे तो जल से ही पेशाब बनेगा और पेशाब के सहारे, मूत्र के सहारे कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यह शरीर में इकट्ठा, जैसे एग्जाम्पल विटामिन बी, B2, B6, B12, विटामिन सी भी होगा। कौन होगा? विटामिन सी। कौन विटामिन बाबू? विटामिन सी भी होगा। जैसे कोरोना वोरोना आया था तो विटामिन सी का लोग गोली खाता था, सुने होंगे। कोरोना के समय लोग किसका गोली खाता था? विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी में ऊर्जा बहुत अधिक रहती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि विटामिन सी से ऊर्जा तो मिलती है लेकिन वो पानी में घुलकर मूत्र के सहारे कहाँ निकल जाता है? बाहर। इसलिए डॉक्टर कोरोना के समय विटामिन सी का गोली बोलता था कि सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम खाइए क्योंकि ऊर्जा बरकरार रहे। क्लियर है? बात समझ में आया? एक बार और देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करता है या रख रखाव करता है और यह हमें बीमारी से क्या करता है? बचाता है। कौन कौन विटामिन है? ए बी सी डी ई के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा विलेय विटामिन, जल विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन
वह विटामिन जो वसा और तेल में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में घुलनशील या लीवर में संचित होता है लेकिन मूत्र द्वारा उत्सर्जित विटामिन ए बी ए डी ई के जल विलय विटामिन नाम से क्लियर है कि जल में घुलेगा। वह विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और जल में घुलेगा तो मूत्र द्वारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यह शरीर में संचित वंचित क्योंकि मूत्र के सहारे कहाँ निकल जाता है, बाहर। विटामिन बी, B12, B6, B2 और विटामिन सी कौन है, जल विलय विटामिन। आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन खत्म हो गया, अब क्या पढ़ना है, स्टार्च, सेलुलोस, स्टार्च और सेलुलोस। कोई बताइए तो, बोलिए विटामिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन है बाबू, देखिए बैठिए। वह कार्बनिक पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य का रख रखाव करता है और हमें बीमारी से बचाता है उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई के दो प्रकार होता है, वसा विलय विटामिन, जल विलय विटामिन। वह विटामिन जो वसा और तेल में घुलनशील होता है लेकिन जल में घुलनशील उसे वसा विलय विटामिन कहते हैं। यह लीवर में संचित होता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित। वह विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है उसे जल विलय विटामिन। यह शरीर में संचित नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्च और क्या पढ़ना है, सेलुलोज। स्टार्च यह पेड़ पौधों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में, भोजन के रूप में। यह पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। मतलब यह पेड़ पौधे का भोजन ही है क्या, स्टार्च। यह पेड़ पौधे के भोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। एकलक बहुलक समझते हो ना, अगला चैप्टर यही स्टार्ट होने वाला है। पेड़ पौधों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है, जल में घुलनशील। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। बाबू स्टार्च का दो भाग होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या है, एमाइलोज 250 से 300 एकलक, एमाइलोज के रूप में 250 से 300 एकलक होते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, हेलिकल, इसमें शाखा नहीं होता है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग तैयार करता है। कितना परसेंट, 15 से 20%। यहाँ एमाइलोपेक्टिन देखो, इसमें 24 से 30 एकलक होते हैं। या इसमें बहुत अधिक क्या होते हैं, शाखा। यह स्टार्च का 80 से 85% भाग तैयार करता है। फिर से देखिए, स्टार्च क्या है, पेड़ पौधों में भोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसके दो भाग होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज, एमाइलोज में 250 से 300 एकलक होते हैं। इसकी संरचना हेलिकल होती है और इसमें शाखा। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है या तैयार करता है। एमाइलोपेक्टिन, इसमें 24 से 30 एकलक होते हैं। इसमें बहुत अधिक शाखा होता है। यह स्टार्च का 80 से 85% भाग तैयार करता है। सेलुलोज पौधों के कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पौधों के कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। पौधों के कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति का एक मुख्य अवयव होता है। इसका एकलक बीटा डी ग्लूकोज होता है और यह जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका एकलक बीटा डी ग्लूकोज होता है और यह जल में घुलनशील नहीं होता है। आगे बढ़े, देखिए ग्लाइकोजन। क्या बाबू, ग्लाइकोजन
जानवरों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन किस में संग्रहित होता है? जानवरों, मतलब जानवर का जो भोजन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आप पेड़ पौधों के भोजन को स्टार्च बोलते हैं। इधर देखिए, इधर पेड़ पौधे के भोजन को स्टार्च कहते हैं, जानवरों के भोजन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। यह लीवर और मांसपेशियों में बहुत अधिक पाया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर और मांसपेशियों में बहुत अधिक पाया जाता है। इसका एकलक अल्फा डी, देखो जानवरों के भोजन को क्या बोलते हैं? जानवरों के भोजन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। यह लीवर और मांसपेशियों में संचित होता है। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ये देखो एक नोट का लिखा गया है, ग्लाइकोसिडिक अवंध, एग्जाम में पूछा गया है। कल बताए थे पेप्टाइड अवंध। कौन अवंध? ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक अवंध। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में, कौन सेक्राइड? जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ऑक्साइड अवंध द्वारा जुड़ते हैं तो इसी ऑक्साइड अवंध को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक अवंध कहते हैं। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ऑक्साइड अवंध द्वारा जुड़ते हैं तो उसे ग्लाइकोसिडिक अवंध कहते हैं। बोलिए बाबू, ग्लाइकोजन किसे कहते हैं? एक ग्लाइकोसिडिक अवंध बताइए। ऑक्साइड अवंध द्वारा आपस में मिलते हैं, इसी ऑक्साइड अवंध को बढ़िया। जानवरों में भोजन के रूप में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। यह लीवर और मांसपेशियों में बहुत अधिक पाया जाता है। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोसिडिक अवंध, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ऑक्साइड अवंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे उस ऑक्साइड अवंध को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक अवंध। कल बताए थे एमाइड अवंध को पेप्टाइड अवंध कहते हैं, यहाँ ऑक्साइड अवंध को ग्लाइकोसिडिक अवंध कहते हैं। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल। कौन अम्ल? यह जीवित प्राणियों में पाए जाने वाला क्या है? मतलब न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में पाया जाएगा, निर्जीव प्राणियों में नहीं पाया जाएगा। यह जीवित प्राणियों में पाए जाने वाला घटक है। यह आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण और संचयन के लिए क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जाना। जैसे माता पिता लंबे होंगे तो नॉर्मली देखा गया कि बाल बच्चा भी क्या होता है? लंबा होता है। माता पिता छोटे होंगे तो नॉर्मली बाल बच्चा भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगर माता पिता मोटे होंगे तो नॉर्मली बाल बच्चा भी क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण गया। जैसे कोई बच्चा पैदा होता तो लोग कहता नहीं है कि इसका नौकिया इसकी नानी की तरह है, बोलता है लोग। इसका चेहरा इसकी माँ की तरह है, इसका पैरवा इसके पापा की तरह है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं आनुवांशिक गुण, जो एक पीढ़ी से कहाँ जाता है? दूसरे पीढ़ी में जाता है। कोई दिक्कत? और संचयन, संचयन मतलब कि उसको संभाल कर भी रखता है कौन? न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने में, और उसको संचित कर कर रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कौन कौन? डीएनए और आरएनए। एग्जाम में 3-4 बार ये आ चुका है, 5 नंबर का क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें। देखिए, एक तरफ क्या है? डीएनए, एक तरफ क्या है? देखिए तो थोड़ा, डीएनए में पेंटोस शर्करा मतलब चीनी के रूप में, डीएनए में पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में पेंटोस शर्करा राइबोज होता है। ठीक है, डीएनए में पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में पेंटोस शर्करा राइबोज होता है। ठीक है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कितना श्रृंखला, मतलब डीएनए में 2 श्रृंखला होता है, किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कितना श्रृंखला होता है? 1।
कोई दिक्कत? देख सकते हो डीएनए कुछ इस टाइप का होता है। डीएनए कुछ इसी टाइप का होता है। फिल्म वॉल्यूम में देखे होगे कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो कंप्यूटर पर इसी तरह का संरचना दिखाता है। इसमें देखो तो को श्रृंखला है, ये पहला, और ये क्या है, दो को श्रृंखला है। तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दोहरी श्रृंखला होता है, और इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एकल श्रृंखला, मतलब एगो ऐसे होता है। ये आरएनए एकल श्रृंखला एगो, और ये क्या है, डीएनए एकल एकल श्रृंखला नहीं, कैसा श्रृंखला। तो देखो डीएनए का अणु क्या होता है, बड़ा। आरएनए का अणु क्या होता है, छोटा। डीएनए क्या करता है, आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब हमारे शरीर में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। डीएनए द्विगुणन कर सकता है। अब द्विगुणन क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा, या कल के क्लास में पता चलेगा। द्विगुणन कर सकता है, डीएनए क्या कर सकता है, द्विगुणन कर सकता है, जबकि आरएनए द्विगुणन, द्विगुणन का मतलब होता है एक डीएनए दूसरे डीएनए को बनाता है, इसी को बोलते हैं द्विगुणन। अभी थोड़ी देर में दिखेगा। डीएनए में कितने भस्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए में 4 भस्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में भी 4 भस्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। ये को बदला है, थाइमिन के बदले क्या आया है, बाकी तीनों क्या है, सेम है। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया, बताइए। डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। देखिए डीएनए में पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछता है। आरएनए में पेंटोस शर्करा राइबोज होता है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दोहली श्रृंखला होता है, जबकि आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एकल श्रृंखला होता है। डीएनए का अणु क्या होता है, बड़ा होता है, आरएनए का अणु छोटा होता है। डीएनए आनुवंशिकता के लिए जिम्मेवार होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है। डीएनए द्विगुणन कर सकता है, जबकि आरएनए द्विगुणन नहीं कर सकता है। डीएनए में 4 भस्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में भी 4 भस्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। एक को बदला है, थाइमिन के जगह यूरासिल आया है। किसी को कोई दिक्कत? डीएनए और आरएनए का जल अपघटन, बोले थे ना कल कि जल अपघटन का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। डीएनए और आरएनए का जब जल अपघटन करते हैं, दोनों में से कोई पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा, चाहे डीएनए का जल अपघटन पूछे और चाहे आरएनए का पूछे। बोर्ड पर देखो, चाहे डीएनए का पूछे चाहे आरएनए का पूछो। जब डीएनए या आरएनए का जल अपघटन करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन भस्म प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? जब डीएनए और आरएनए का जल अपघटन करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन भस्म प्राप्त होता है। ये देखो न्यूक्लिक अम्ल का कौन कार्य, ये 2 नंबर का पूछ सकता है। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य द्विगुणन, अभी आया था थोड़ी देर पहले। द्विगुणन का मतलब होता है एक डीएनए अणु दूसरे डीएनए अणु का क्या करता है, एक डीएनए अणु दूसरे डीएनए अणु का निर्माण करता है, तो इसे द्विगुणन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण मतलब, संश्लेषण मतलब बनाना, मतलब ये क्या बनाता है, प्रोटीन। कहाँ बनाता है, या कोशिका में प्रोटीन का क्या करता है। कोई दिक्कत? द्विगुणन का मतलब एक डीएनए अणु दूसरे डीएनए अणु का क्या करता है, निर्माण करता है।
प्रोटीन संश्लेषण का मतलब कि प्रोटीन को बनाता है। तो कहाँ बनाता है? या कोशिका में प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्या है देखो तो बाबू, कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड। देखो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? देखिए तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी, रुक जाइए पहले, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। क्या अधिक? एगो क्या है? पॉली मतलब बहुत अधिक, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है अल्कोहल, मतलब क्या? OH। पॉली मतलब बहुत अधिक, हाइड्रोक्सी का मतलब OH। तो बहुत अधिक OH के साथ क्या जुड़ा हो, या बहुत अधिक OH के साथ क्या जुड़ा हो, तो किसका निर्माण होगा? बात समझ में आया? बहुत अधिक OH के साथ क्या हो? अल्डिहाइड हो। या बहुत अधिक OH के साथ क्या हो? कीटोन हो। तो किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट। उसका एक और नाम है सेकेराइड। क्या नाम है? सेकेराइड। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? बहुत अधिक OH के साथ अल्डिहाइड या बहुत अधिक OH के साथ कीटोन हो तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। क्लियर है? यह ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के ऊर्जा का क्या है? तो सिंपल से समझो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के ऊर्जा का मुख्य, मतलब शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका मेन सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल ग्लूकोज और क्या? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बार ये भी आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से। इस चैप्टर का 2 5 नंबर का क्वेश्चन है, एगो DNA और RNA और एगो क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा अपघटित, उसे क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। यह स्वाद में क्या होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। मतलब सीधा समझो ना, वह मोनोसेक्राइड जो टूटता उठता, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में टूटता उठता, सीधा समझ लो वो टूटेगा ही नहीं, अकेले है अकेले ही रहेगा। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटता नहीं है और जो स्वाद में मीठा होता है, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में टूटता नहीं है उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। यह स्वाद में मीठा होता है इसलिए इसे शर्करा भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओलिगोसेक्राइड, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा अपघटित होकर मतलब टूटकर मोनोसेक्राइड का निश्चित अणु देता है। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर मोनोसेक्राइड का निश्चित अणु देता है। मतलब ओलिगोसेक्राइड जब टूटेगा जल द्वारा तो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो क्या देगा? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का क्या देता है? निश्चित अणु। एग्जाम्पल सुक्रोस और क्या? लैक्टोस। सुक्रोस और क्या? लैक्टोस। बात समझ में आया? फिर से देखो, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा अपघटित होकर मोनोसेक्राइड का निश्चित अणु देता है उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल सुक्रोस और लैक्टोस। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड। कौन सेक्राइड? पॉलीसेक्राइड, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर या अपघटित होकर बहुत अधिक मोनोसेक्राइड देता है। सिंपल चीज समझो, जो टूटता ही नहीं है मोनोसेक्राइड, जो टूटकर निश्चित अणु देता है ओलिगोसेक्राइड, जो टूटकर बहुत अधिक मोनोसेक्राइड देता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये सब अलग अलग पढ़ चुके हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट को निम्न तरीके से भी बांटा जा सकता है, अपचायी शर्करा, अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा देखो, वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाता है। यह ऑर्गेनिक में पढ़ना है, रिएक्शन वाले चैप्टर में। वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाते हैं उसे अपचायी शर्करा। वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होते हैं
उसे अनपचायी शर्करा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सभी मोनोसेक्राइड, इसका एग्जाम्पल है सभी ओलिगोसेक्राइड। बात कुछ समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, बोलो। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बहुत अधिक OH के साथ क्या है? अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, etc। यह 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। यह 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटता नहीं है लेकिन स्वाद में मीठा हो, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटता उसे मोनोसेक्राइड, और ये स्वाद में मीठा होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर मोनोसेक्राइड का निश्चित अणु देता है, 2 गो, 3 गो, 5 गो, 10 गो। एग्जाम्पल सुक्रोज और लैक्टोज। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर मोनोसेक्राइड का बहुत अधिक अणु देता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट को निम्न तरीके से भी बांटा जा सकता है, अपचायी और अनपचायी शर्करा। वह कार्बोहाइड्रेट टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाता है उसे अपचायी शर्करा कहते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होता है उसे अनपचायी शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल सभी मोनोसेक्राइड, सभी ओलिगोसेक्राइड। कोई बताओ तो बाबू, जल्दी बताओ। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कितने प्रकार का होता है? 3। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटता है उसे मोनोसेक्राइड, और स्वाद में मीठा होता है इसलिए इसे शर्करा कहते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर मोनोसेक्राइड का निश्चित अणु देता है उसे ओलिगोसेक्राइड। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल द्वारा टूटकर बहुत अधिक मोनोसेक्राइड देता है उसे पॉलीसेक्राइड। और कार्बोहाइड्रेट को निम्न तरीके से भी बांटा जा सकता है। अपचायी शर्करा वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाता है उसे अपचायी शर्करा। वह कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होता है उसे अनपचायी शर्करा। एग्जाम्पल सभी मोनोसेक्राइड और सभी ओलिगोसेक्राइड। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? कल स्टार्ट होगा बहुलक पॉलीमर चैप्टर। ठीक है, क्लास ओवर। कल का वीडियो, कल का नोट्स नहीं गया है, कल का नोट्स और वीडियो 1 घंटा में डाल देंगे, फिर 12 बजे के बाद जाएगा। ठीक है।